पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे ना? क्या पढ़ा था कल? राष्ट्रपति नया टॉपिक स्टार्ट किया था और कल हमने देखा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस एज में बन सकते हैं, कौन बन सकता है जो भारत का नागरिक हो और किस पे ना बैठा हो। हाँ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद। ये नहीं बताया लाभ के पद कौन से हैं, ये बता दिया ये लाभ के पद नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, कहीं भी मंत्री हो या इस टाइप के जो लोग हैं, ये किस में नहीं आते? लाभ के पद में। लाभ के पद पे रहने वाला कोई भी आदमी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। और सीधी बात यह है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या स्टेट गवर्नमेंट के साथ जुड़ा है, तनख्वाह लेता है, वो लाभ के पद पे है। आपके देश में राष्ट्रपति के इलेक्शन में बहुत बड़े बड़े लोग हिस्सा लेते हैं, जिनमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, 4 चीजें होती हैं। किसको गायब कर देंगे हम? परिषद। इनमें 3 तरह के लोग होते हैं। एक को आप कहते हैं इलेक्टेड या निर्वाचित, और दूसरे होते हैं मनोनीत। मनोनीत आप अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ अब नहीं होते, न यहाँ होते। यहाँ 12 अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स, जिनका मनोनयन करेगा भारत का राष्ट्रपति, ये हिस्सा नहीं लेंगे। तो एक निर्वाचक मंडल बनेगा, एक इलेक्टोरल कॉलेजियम बनेगा, जिसमें 3 जगह से आदमी आएंगे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। लोकसभा के 543 आएंगे, यहाँ के 233, और ये 30 अलग जगह विधानसभाएं हैं, 28, और दिल्ली और पौंडीचेरी। जम्मू कश्मीर को अभी कंसीडर नहीं करते क्योंकि उस पर अभी सरकार की क्लैरिटी नहीं है। वो कह रहे हैं जम्मू कश्मीर का भी तीसरा हिस्सा और बनाएंगे, तो अभी उतना पूछेंगे भी नहीं क्योंकि वो उतना प्रावधान अभी लिखित में ऐसा नहीं पता चल रहा है। 28 प्लस डीपी 100% याद रखना। राष्ट्रपति जो बनेगा वो कितने साल के लिए आएगा? क्या कोई दोबारा भी बन सकता है? कौन बना है आज तक? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इकलौते जो 1950 से लेके 1962, जिसमें 1950 से 52 तक बिना इलेक्शन के थे। 52 में इलेक्शन हुआ था, और जब इलेक्शन होगा तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, कल ये बात की थी मैंने कि कैसे वोट दिया जाता है। क्या यहाँ एक के वोट की कीमत एक होती है? किस किस के वोट होते हैं? एमएलए और एमपी। कैसे निकालते हो एमएलए का? टोटल उस स्टेट की जनसंख्या डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमएलए सीट्स इनटू 1/1000। हर राज्य का सेम निकलेगा, अलग निकलेगा? सबकी जनसंख्या अलग है, सबकी नंबर ऑफ एमएलए सीट्स अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सबका अलग निकलेगा। हर स्टेट का अलग निकाल के फिर उनको क्या करोगे? उनको एमपी का कैसे निकालोगे? सबका निकाल के वैल्यू, उसको हम कहते हैं टोटल, और डिवाइड कर दोगे 543 प्लस 245 से। ये किसकी वैल्यू निकल आएगी? एमपी की। आज तक जब भी वोट पड़े हैं तो हमेशा प्रेफरेंस के बेस पे वोट दिया। 1 2 3 4 जितने कैंडिडेट हैं, 5 है तो 5, 2 है तो 2। अब पिछले कई सालों से 2 ही कैंडिडेट ज्यादातर दिखाई देते हैं, एक कांग्रेस उठवा देती है और एक बीजेपी। तो इन्हीं को फर्स्ट सेकंड, सेकंड फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड, सेकंड फर्स्ट ऐसे मिल जाते हैं। तो पहले चक्र की मतगणना में देखते हैं फर्स्ट ज्यादा किसके पास आए। जिसके पास ज्यादा फर्स्ट आए वही राष्ट्रपति बनेगा। कुछ अगर कारण है, मर गया है वो आदमी, नहीं बनना चाहता, तो उस कंडीशन में सेकंड। आज तक कितने लोगों के टाइम में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी? एक आदमी। क्या नाम था उसका? वेंकट वराह गिरी। इनके टाइम में दूसरे चक्र की मतगणना हुई, अदरवाइज आज तक कभी दूसरे चक्र की मतगणना नहीं करनी पड़ी। कल हमने बुक से भी पढ़ा था क्या थोड़ा बहुत? अच्छा बताओ जरा किस पेज पर थे? 96 पर, ठीक है। देखे जरा। अच्छा, ये पढ़ना शुरू कर दिया था और शायद लास्ट तक पहुंच गए थे। 70वां संविधान संशोधन पढ़ा था? नहीं पढ़ा। अच्छा, तो ये पढ़ा था कि कौन कौन हिस्सा लेते हैं। सेकंड लास्ट पॉइंट ना? ठीक है, ये पढ़ना है सेकंड लास्ट। ठीक है, पेज नंबर 96 के सेकंड लास्ट पॉइंट पर है निर्वाचक मंडल, जिसको कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेजियम। इसमें 2 तरह के सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, निर्वाचित मतलब कौन नहीं होते? मनोनीत नहीं, लिख लो यहाँ, नॉमिनेटेड नहीं। इलेक्टेड होंगे सिर्फ, नॉमिनेटेड 2 में से बस अब 1 में ही होते हैं। लोकसभा के नॉमिनेटेड तो खत्म कर दिए। कौन से अमेंडमेंट से कह दिया कभी नहीं बनाएंगे? 104वां। कौन कौन से नंबर आर्टिकल्स थे? 331, 333। ये लोकसभा में एंग्लो इंडियन थे और ये विधानसभा में एंग्लो इंडियन। ये 1 हुआ करता था, ये 2 थे। चलो नेक्स्ट देखना, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहाँ लिख लो एमएलए, ये भी नॉमिनेटेड नहीं आएंगे, होते ही नहीं, अब तो खत्म ही कर रखे हैं। अगला पॉइंट अंडरलाइन करो, ये काम का है। 70वां संविधान संशोधन। 2 अमेंडमेंट ध्यान से सुनो, 69th और 70th। दोनों बहुत काम के हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में तुम्हारी राजधानी दिल्ली का जिक्र आएगा। कौन कौन से अमेंडमेंट है ये? 69th और 70th, ये अंडरलाइन कर लो। 70th अमेंडमेंट, 70वां संविधान संशोधन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार है। डीपी लिख लो यहाँ, डीपी दिल्ली पुलिस से दिल्ली पौंडीचेरी है, तो इन दोनों को हिस्सा लेना है राष्ट्रपति के इलेक्शन में। कौन सा अमेंडमेंट है इसके लिए?
70वां। कौन सा अमेंडमेंट है? 70वां। ये याद रखना है। 69th भी दिल्ली ही है, लेकिन अगर पूछे राष्ट्रपति का इलेक्शन तो 70वां। किस किस को बुला लिया? दिल्ली और पौंडीचेरी। पौंडीचेरी कितने स्टेट्स में है? पौंडीचेरी कितने स्टेट्स में है? 3 में। कहाँ है एग्जैक्टली पौंडीचेरी? ये पौंडीचेरी, एक ये पौंडीचेरी, एक यहाँ और एक यहाँ। ये 4 पौंडीचेरी हैं, लेकिन इनमें से नाम एक का नाम है पुदुचेरी, इसके नीचे नाम है करिकाल, करिकल भी कह देते हैं। ये है यनम और ये है आपका माहे। कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन हमें अपनी नॉलेज के लिए पता हो। 2 पढ़ते हैं तमिलनाडु में, 1 पढ़ता है आंध्र प्रदेश में और 1 पढ़ता है केरल में। टोटल कितने जिले हैं? 4। फ्रांसीसी बस्तियां थी, ये फ्रेंच कॉलोनीज थी। जब फ्रांस यहाँ से गया ना, तो हमने वापस ले ली उनसे, क्योंकि हमारा हिस्सा था। तो फ्रेंच कॉलोनीज, फ्रांस जब चला गया 1954 में भारत का हिस्सा बन गई। इस तरह से अपने पौंडीचेरी को यूटी बना दिया 1954 में, ये हमारा हिस्सा बनी थी। चलो अगले पेज पर आ जाओ। नामजद सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर, मनोनीत को नामजद कहते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। तो कौन राष्ट्रपति के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेता? मनोनीत। कौन मनोनीत है आपके यहाँ? अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स, 12 आदमी राज्यसभा के। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। इस पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई। फिर भी आज तक कोई नहीं हो पाया। सिर्फ कौन दोबारा बना था? यहाँ लिख लो, केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सिर्फ एक आदमी है जो 2 बार इलेक्ट होकर राष्ट्रपति बना और 12 साल का कार्यकाल। बाकी आज तक कोई दोबारा नहीं बन पाया फिलहाल तक में। हो सकता है ये बन जाएं, रामनाथ कोविंद जी। अगर इनकी तबीयत ठीक रही ना तो ये दोबारा बन जाएंगे, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, ये बीजेपी के ही आदमी है। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वालिफिकेशंस। पहला पॉइंट टिक करो, आर्टिकल 58। 52 आर्टिकल कहाँ लिखा हुआ था, किस भाग में? 52। तुम्हें सारे भाग पता होने चाहिए। हम ये सारे पढ़ते जा रहे हैं। इसमें अब हम लोग 1 में 1 से 4 थे, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, 52 से 151। ये आर्टिकल्स हैं, ये भाग का नंबर। इस 5वें में 100 आर्टिकल्स में 5 चैप्टर हैं, अध्याय। पहला अध्याय है 52 से लेके 78, दूसरा 79 से 122। हमने पहले ये पढ़ा। इसमें हमने संसद, लोकसभा, राज्यसभा डिटेल से पढ़ लिए पूरे, और हमने विधेयकों की भी बात की थी ना, धन विधेयक, साधारण विधेयक, सेशंस। अब हम ये पढ़ रहे हैं। इसमें 3 बड़ी हस्ती आएंगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसका मुखिया कौन होता है? पीएम। 11-11 के अंतर पर हैं 52, 63, 74। टिक मार्क करो। 58 में लिखिए क्वालिफिकेशन। तो 52 से स्टार्ट करके राष्ट्रपति 62 तक है सारा। 63 में फिर उपराष्ट्रपति है। पहला टिक करो, भारत की नागरिकता। तो नागरिक तो होना ही चाहिए, पहली क्वालिफिकेशन इसकी। दूसरा, 35 वर्ष की आयु। आगे, ऐसी अन्य योग्यताएं हों जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक हैं। आपके राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन कहाँ का मेंबर बनने की होनी चाहिए? लोकसभा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखो बोर्ड पर और समझ लो। राष्ट्रपति लोकसभा का मेंबर नहीं है, एक आधे को पता ही नहीं चलेगा, मेंबर नहीं है, लेकिन उसकी लायकियत होनी चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने की। बनाना नहीं है, पर होनी चाहिए। ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की लायकियत राज्यसभा का मेंबर होने की, बनने की होनी चाहिए। बनाना हमें वो भी नहीं है, पर एक मिनिमम है ना, इतना अचीव करें। तो ये लोकसभा का मेंबर होने की लायकियत रखता हो, बेशक बने ना। और ये राज्यसभा का मेंबर, ये टिक कर लो, लोकसभा वाला पॉइंट। तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक है। क्या ये लोकसभा का मेंबर बनेगा? नहीं। लिख लो यहाँ, लोकसभा सदस्य नहीं बनेगा, बस होना चाहिए कि भाई ये तो हो कम से कम। लोकसभा सदस्य नहीं बनेगा, ठीक है। अगले पॉइंट पर आओ। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक। कौन नाम का प्रस्ताव रखे? इसके घर वाले, इसके दोस्त, या निर्वाचक मंडल? निर्वाचक मंडल किससे बना है? इनमें से कौन आए हुए हैं? सारे इलेक्टेड। इन दोनों के इलेक्टेड एमपी और इनके इलेक्टेड एमएलए, यानी यही नाम के प्रस्तावक होंगे और यही नाम के अनुमोदक होंगे जो नाम को आगे बढ़ाएंगे। ये अंडरलाइन कर लो, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। प्रपोजर्स इंग्लिश में, और एंडोर्सर्स के पास सेकेंडर्स भी लिख सकते हैं, जो नाम का प्रपोजल डालें भाई ये नाम है, और सेकेंडर्स जो हाँ करें। तो 100 एमपी एमएलए, बड़ी हस्ती होगी कोई जिसको जानते होंगे। कई बार तुम अखबारों में पढ़ते हो किसी के बारे में कि फला आदमी की जमानत जब्त कर ली गई, सुना है ऐसा? जो ये इलेक्शन में खड़े होते हैं, ये जमानत क्या होती है? जब कोई भी इलेक्शन में खड़ा होता है ना, तो उससे एक राशि जमा कराई जाती है। अगर राष्ट्रपति की बात करें 15,000, बहुत ही कम है, होनी चाहिए 1-2 करोड़। इतने अमीर टाइप के आदमी इलेक्शन में खड़े होते हैं। जमानत राशि जब्त तब होती है जब आपको टोटल मतों का 1/6 भी ना मिले। अगर इतना भी नहीं मिला ना,
तो फिर आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। ये मिलना ज़रूरी है। जमानत राशि कहाँ जाएगी जब्त होके? आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इतनी बड़ी पोस्ट है जिसकी 1 महीने की तनख्वाह ही 5 लाख होनी है, और अगर वो 1 दिन का भी राष्ट्रपति है और मर गया 1 दिन बाद, तो उसकी बीवी को, तब तक उसकी वाइफ को इसकी पेंशन मिलेगी जब तक कि वो जिंदा रहेगी। तो आप सोचो 5 लाख रुपए जिसको महीने के मिलने वाले हैं, उस आदमी के इलेक्शन की जमानत राशि कितनी बना रखी है? अगर 1-2 करोड़ हो तब भी लोग इलेक्शन लड़ेंगे, और 2-4 की तो जब तो होगी ही होगी, तो कम से कम आरबीआई का कुछ फायदा हो जाए। लेकिन ये इतनी कम रखी गई है कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसलिए उनको शर्म भी नहीं आती जब जब्त हो जाती है। ये टिक कर लो, ये टिक करना। यदि किसी प्रत्याशी को वैध मतों का 1/16 गलत है, 16 का 1 काट दो, 1/6 है, 1/6 मिलना जरूरी है। अगर उतने भी नहीं मिले ना, 60 में से 10 भी नहीं मिले, तो फिर ये तो शर्म की बात है कि इलेक्शन में खड़े भी क्यों हुए थे। तो कहते हैं कि जमानत भी जब्त हो गई, तो बेइज्जती मानी जाती है। वैसे ये टिक करना, 1/6 ठीक कर लो। भाग के बराबर मत नहीं मिले तो जमानत की राशि जब्त करके कहाँ चली जाएगी? ये आरबीआई में। लिख लो यहाँ 15,000 ये जमानत राशि है, आरबीआई में चली जाएगी। 15,000 जमानत राशि आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट टिक करना, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का राष्ट्रपति होता है? 5 साल। अगर अच्छा काम करे री इलेक्ट हो सकता है, लेकिन लगातार नहीं चलेगा, इलेक्शन कंपलसरी है। आगे भी टिक करना इसी में, राष्ट्रपति पद धारण करने की तिथि से 5 साल की अवधि तक पद धारण करेगा। नेक्स्ट भी टिक कर लो। चलो इसको पहले समझ लो। हमने देखा 3 जगह से लोग आए राष्ट्रपति के इलेक्शन में। कहाँ कहाँ से? लोकसभा, राज्यसभा और, हाँ, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। इन 3 जगहों से लोग आए। अब मान लो लोकसभा भी पूरी है, राज्यसभा भी पूरी है, विधानसभाएं कितनी हैं आपकी जिनमें से प्रॉपर लोग आ रहे हैं? हाँ, अभी जम्मू कश्मीर को कंसीडर नहीं कर रहे। अगर किसी राज्य में विधानसभा भंग है, जैसे मान लीजिए पंजाब में भंग है या कहीं भी भंग है, अगर विधानसभा किसी राज्य में भंग है, तो क्या राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा या नहीं होगा? फिर उसके आदमी तो नहीं आए। ऐसा प्रावधान किया कि बेशक किसी की 1 की विधानसभा भंग हो या 4 की हो, हम इलेक्शन कर देंगे। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इतनी सारी विधानसभाएं हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई तो भंग होगी ही होगी, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ रहेगी। ऐसे तो कभी इलेक्शन पूरा होगा ही नहीं। इसलिए कह दिया जिसके राज्य की विधानसभा नहीं आती ना आए, जितने हैं हम उतनों में इलेक्शन कंडक्ट करा देंगे, हम इनका वेट बिल्कुल नहीं करेंगे। अगला पॉइंट देखो, वही है, यदि किसी राज्य की विधानसभा भंग है और उस समय राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, तो वो चुनाव होगा। अंडरलाइन कर लो, विधानसभा भंग तो भी चुनाव होगा, चाहे भंग विधानसभा के सदस्य उसमें वोट ना डालें। तो जरूरी नहीं 30 के आए, अगर 2-4 भंग भी हैं तो ना आए उनके एमएलए, कोई फर्क नहीं पड़ता। महाभियोग, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? अच्छा, अगर ये गड़बड़ कर दे, मान लो ये कहे मैं तो नहीं साइन करता, बताओ मेरा क्या बिगाड़ोगे? नहीं साइन करूंगा तुम्हारे विधेयक पे, फिर क्या करेंगे? अगर ये संविधान में लिखा है, इस पॉइंट को ध्यान से समझना, महाभियोग टफ प्रोसेस है। संविधान में लिखा है अगर राष्ट्रपति, मंत्री परिषद, इंदिरा गांधी जब थी ना, इंदिरा गांधी ने अपनी पावर का मिसयूज किया था। एक फाइल तैयार की रातों रात, जब उनके ऊपर ब्लेम लगा था कि आपने चीटिंग की है और 6 साल के लिए आपको बैन कर रहे हैं, तो सीधे अपनी फाइल बना के और उसमें बहुत बड़ा चेंज कर दिया था। इंदिरा ने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को 1976 में बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर बदल दिया। कौन सा अमेंडमेंट किया? 42वां। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं अपना संविधान लिख के बैठ गई, तो लोगों ने क्या कहा? लघु संविधान। इसमें एक पॉइंट था, सिर्फ एक शब्द देखना कैसे चीजों को बदलेगा। पहले लिखा था राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सिफारिश पर सारी चीजों का निर्णय लेगा। इन्होंने पता है क्या करवाया? राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सिफारिश पर ही सारे निर्णय लेगा। सिर्फ एक शब्द आ गया ही, लेकिन इसने किसके हाथ बांध दिए? राष्ट्रपति। पहले था भाई ठीक है डिस्कशन कर लेना, अब कह दिया सारे काम इसकी सिफारिश पर ही करने हैं, यानी सारी इंपॉर्टेंस किसके हाथ में आ गई? पीएम के हाथ में। ये किसने करवाया था? इंदिरा गांधी ने। अब ये ही शब्द से सब कुछ बदला, और आपका जो राष्ट्रपति है ना, ये कठपुतली की तरह से इस्तेमाल किया गया। जब आपके देश में फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, ये कुछ नहीं कर पाए, और बिना जरूरत के 21 महीने 1975 जून से लेके 1977 तक क्या लगा रहा देश में? आपातकाल। तो एक शब्द की कीमत देखो कैसे बदली। अब मान लो अब की बात करें, इसके बाद सरकार हटी, सरकार दोबारा थोड़ी आई जल्दी। 77 में लोगों ने सरकार को हटा दिया और एक नई पार्टी आई थी। कौन सी पार्टी? जनता पार्टी ने आते ही सबसे पहले अमेंडमेंट का काम किया, और उसने जो अमेंडमेंट किया वो 44th अमेंडमेंट था। ये किया गया 1978 में। कौन सा अमेंडमेंट किया गया? इंदिरा गांधी की गलतियों को सुधारा
और जो वो था ना सिफारिश पर ही, इस ही को हटाया कि ये ही थोड़ी होना चाहिए, इसकी भी तो कोई वैल्यू है, अगला आदमी जहां बैठा है उसकी पोजीशन है, कोई तो ही तो दिखा रहा है कि तुम्हें करना ही करना है। लेकिन ये कह दिया कि हाँ राष्ट्रपति कंसीडर करेगा मंत्रिपरिषद की बातों को, अपनी मर्जी नहीं चलाएगा, और अगर राष्ट्रपति नहीं मानता तो फिर गड़बड़ करता है मर्जी से, तो उसको हटाने के लिए एक प्रोसेस पहले से दिया गया था जिसका नाम क्या था, महाभियोग। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इम्पीचमेंट। आज तक किसी राष्ट्रपति पर यह प्रोसेस नहीं चलाना पड़ा। ये अच्छी बात है कि राष्ट्रपति ने कभी ऐसा किया ही नहीं कि किसी सरकार को लगाओ कि इसको भगा दें। इसके 2 आर्टिकल हैं। अब जो एक आधा मूर्ख नहीं पढ़ रहा ना, उसको ये कभी समझ में नहीं आना। ये ध्यान से सुन लो और समझ लो। एक आधे का अभी भी ध्यान नहीं है, फिर बैठ के पछताना पड़ेगा लास्ट में। 2 आर्टिकल हैं, एक आर्टिकल 56 है और एक आर्टिकल 61 है। ये दोनों बात करेंगे राष्ट्रपति के हटाने के प्रोसेस की। इसमें इसका कारण बताएंगे कि क्यों हटा रहे हैं, और इसमें कौन से प्रोसेस से हटा रहे हैं, कैसे वो प्रोसेस चलेगा, इसको एक्सप्लेन किया गया। दोनों बहुत काम के हैं। 56 बताता है राष्ट्रपति को हटाने का एक कारण है क्या, अगर वो संविधान का उल्लंघन करे, और संविधान कहता है कि इसको किससे सारी बातें डिस्कस करनी है, मंत्री परिषद से, जिसका प्रधान कौन होता है, पीएम। अगर ये संविधान का उल्लंघन करे, अपनी मर्जी चलाए, तो तुरंत कहेंगे आप काम नहीं कर रहे, आर्टिकल 56 के तहत आपके ऊपर क्या लगाया जाएगा, महाभियोग। कारण सिर्फ एक होगा, ये नहीं कि राष्ट्रपति बुढ़ा है, जवान है, लंबा है, पतला है या मोटा है, तो इस तरह कोई इलॉजिकल बात नहीं करनी। वो कुछ भी करे, बस क्या ना करे, संविधान का उल्लंघन ना करे। एक इकलौता कारण जिसके कारण वो हटेगा। अब हटेगा कैसे, उसका प्रोसेस क्या होगा। इसको हटाते टाइम सिर्फ 2 लोग इंपॉर्टेंट हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इलेक्शन में कौन बुलाई थी, हटाते टाइम उससे कुछ नहीं पूछेंगे, वो सिर्फ बनाने में आई थी, हटाते टाइम नहीं आएगी। परिषद पहले ना थी ना अब है। ये दोनों डिस्कस करेंगे, और इसमें से जिसको गड़बड़ लगेगी, ज्यादातर गड़बड़ लगती है विधानसभा, इसको लोकसभा को, क्योंकि यही मंत्री परिषद बैठती है। मान लीजिए किसी को गड़बड़ लग गई इसको, तो ये क्या करेगा, राष्ट्रपति के ऊपर बहुत सारे ब्लेम इकट्ठे हो जाते हैं, भाई इसने तब ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, नहीं किया। अब ये सारी बातों को लिखेगा और इस लेटर को ये राष्ट्रपति को दे आएंगे किसी आदमी के थ्रू। ये लेटर मिलने के 14 दिन बाद इस पे साइन होंगे। पहले तो एक आदमी नहीं कर सकता, ये 1/4 यानी टोटल 543 का 1/4 आदमी इस बात के लिए सहमत हो कि राष्ट्रपति गलत कर रहा है, और हम चाहते हैं कि ये डिस्कस हो। 1/4 साइन के साथ ये लेटर राष्ट्रपति भवन गया। इसको कहा सर आपके ऊपर ये ब्लेम लगे हैं, आप इन ब्लेम्स को कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्या कहेंगे, तो आप अपने लिए सबूत इकट्ठे कर लो। कितने दिन का टाइम दिया गया, राष्ट्रपति हो सकता है गलत ना हो, गलत फहमी हो गई हो, 14 दिन बाद राष्ट्रपति जिसने वो लेटर भेजा, या तो इसने वहां खुद जाएगा, और अगर उसे लगता है कि मैं अपनी बात शायद उस ढंग से ना रख पाऊं, तो अपने बिहाफ पे अपने एक वकील को भेज देगा। ये उसकी मर्जी है, इसमें वो आजाद है, या तो वो खुद जाए या अपने वकील को भेजे। 14 दिन बाद जिसने लेटर भेजा था वहीं पे डिस्कशन होगा। अगर इस डिस्कशन में राष्ट्रपति अपनी बात को, अपनी दलील को ढंग से नहीं रख पाया, और इन लोगों ने कहा भाई राष्ट्रपति गलत था, कंफर्म गलत था, और इन सब ने 2/3 ने, इसके 2/3 ने साइन कर दिए कि जी हम राष्ट्रपति की बात से सहमत नहीं है, इसको मौका दिया बोलने का लेकिन ये अपनी बात रख ही नहीं पाया, तो अब हम इसको हटाना चाहते हैं। और कितने लोग साइन कर दें, हाँ, जब साइन शुरू में किए तो कितनों ने किए थे, 1/4। उसके बाद प्रोसेस चला, कितने दिन का टाइम दिया, फिर यहाँ डिस्कशन हुआ, राष्ट्रपति भी बैठा है या उसका आदमी बैठा है, सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, कितने लोग साइन करते हैं, हटाओ इसको, 2/3। फिर ये लेटर जाएगा दूसरी सभा में, वहां इसकी जांच की जाएगी। जांच करेंगे और ये देखेंगे हाँ भाई ठीक भी है कि नहीं, और अगर जांच के बाद इनको भी लगता है कि हाँ राष्ट्रपति गलत था, 2/3 इनके भी कह दें भाई हम भी ठीक है, हमें लगता है राष्ट्रपति ठीक काम नहीं कर रहा, दोनों के 2/3 ने अगर साइन कर दिए तो राष्ट्रपति ठीक है गलत है कोई मैटर ही नहीं करता, दोनों के 2/3 कह रहे हैं ना, इसका मतलब आपके ऊपर महाभियोग का प्रोसेस पूरा हुआ और अब आपको त्यागपत्र देना ही पड़ेगा, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। जब साइन किए थे शुरू में तो 1/4 ने शुरुआत की, 14 दिन का टाइम मिला, फिर यहाँ डिस्कशन हुआ, लेकिन जब यहाँ जांच हुई और कितने साइन हो गए, 2/3, फिर एक भी दिन का वेट नहीं करेंगे और राष्ट्रपति को कहेंगे सर आपके ऊपर लगा हुआ महाभियोग क्लियर हो गया और अब आपको अपनी पोस्ट से त्यागपत्र देना पड़ेगा। आज तक कभी भारत में किसी राष्ट्रपति पर न तो महाभियोग स्टार्ट हुआ और आगे जाने की तो बात ही अलग थी, यानी 1/4 के साइन आज तक नहीं गए कभी भी, न लोकसभा से न राज्यसभा से। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? ये सारा प्रोसेस कहाँ लिखा है? 61 में। और किस कारण से लगेगा? तो एक कारण, जब वो किसका उल्लंघन कर दे, संविधान का, और संविधान का उल्लंघन कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 56 में। क्लियर सबको? ये सिर्फ इस आदमी पर, राष्ट्रपति पर ये प्रोसेस चलेगा, बाकी आपके देश में कोई कितनी ही बड़ी हस्ती हो, इंपीचमेंट प्रोसेस नहीं लिखा हुआ। लेकिन बाकियों को हटाने के लिए, जैसे इसकी टक्कर में एक आदमी होता है, आपका जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, इसकी टक्कर में खड़ा होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसीलिए जब नया प्रेसिडेंट बनता है तो वो सीजेआई के सामने शपथ लेता है, और नया सीजीआई जब बनता है, सीजेआई ये प्रेसिडेंट
के सामने, दोनों बराबरी के हैं, क्योंकि आपकी विधान पालिका बराबरी पर है न्यायपालिका के, तो दोनों के प्रधान हैं ये। सीजेआई न्यायपालिका का प्रधान, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भारत का प्रधान, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्या करते हैं, इसको भी हटाने का प्रोसेस इस जैसा है, लेकिन ये नहीं लिखा महाभियोग, लिखा है उसी प्रक्रिया से हटाएंगे जिससे भारत का राष्ट्रपति हटेगा, नाम नहीं मेंशन किया गया। तो अगर एग्जाम में आए महाभियोग प्रक्रिया से हटाने का किसके बारे में लिखा है, तो सिर्फ एक आदमी, कौन है वो, राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति नहीं हटता महाभियोग से, उसको तो राज्यसभा हटा देती है, ये सिर्फ हाँ कर देती है, क्योंकि इसी का सभापति था। क्लियर हो गया सबको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में है महाभियोग। जल्दी से पढ़ेंगे महाभियोग, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 61 में क्या है, कारण या प्रोसेस, लिख लो यहाँ, प्रोसेस या प्रक्रिया, ये पूरा 1/4, 2/3, 14 दिन, ये लिखा है 61 में, प्रोसेस। फिर कारण कहाँ लिखा है, 56 में, ये बात ऊपर अपने आप लिखो, अनुच्छेद 56 में महाभियोग का कारण बताया गया है। आर्टिकल 56 में महाभियोग का कारण बताया गया है। ये 2 आर्टिकल हैं, लगभग बच्चे जो कॉम्पिटिटिव पेपर की तैयारी करते हैं 61 रट लेते हैं, लेकिन जब पेपर में कारण पूछेंगे ना तो फिर वो फंसेंगे। कारण किस में दिया गया है, 56 में। चलो अब पढ़ो इसको। अनुच्छेद 61, संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। संविधान के उल्लंघन को ही क्या कह दिया, संविधान का अतिक्रमण। यहां लिख लो उल्लंघन, बस इस कारण से हटेगा ये, बाकी कोई कारण नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट अंडरलाइन करना, संसद के किसी भी सदन, कितने सदन हैं संसद के, 2, तो कहां प्रोसेस चलाएंगे, जहां मन करे, बस कितनों के साइन करवा लेना, 1/4, फिर उसके बाद वो खुद आएगा, 14 दिन बाद प्रोसेस स्टार्ट होगा, कितने लोग पारित कर दें, 2/3, दूसरा जांच करे और 2/3, ये टिक कर लो। किसी भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा, नेक्स्ट लाइन में टिक करना, 1/4 सदस्य 14 दिन की पूर्व सूचना। अगले पॉइंट पे आ जाओ, ये संकल्प उस सदन की, अंडरलाइन करो, कुल संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो पास कितने लोग करेंगे, 2/3। जब ये प्रोसेस स्टार्ट किया, उस लेटर को लिखते टाइम कितनों के साइन थे, 1/4, कितने दिन का टाइम मिला, फिर राष्ट्रपति खुद आएगा या नहीं आएगा, आ भी सकता है और अपने बिहाफ पे वकील को भी भेज सकता है। नेक्स्ट पढ़ना, यदि राष्ट्रपति पर लगाए आरोप सिद्ध हो जाते हैं और जांच करने वाले, अंडरलाइन करो, आरोप सिद्ध, जांच करने वाले, जांच करने वाला सदन कौन सा है, जिसने लगाया था ब्लेम या दूसरे वाला, हाँ जिसने लगाया था वो अलग है, जांच वाला अलग है, ये टिक कर लो। साइन ना करे तो फिर नहीं हटेगा, तभी तो मैंने प्लस, देखो इसकी कीमत है। अब मान लो लोकसभा ने कह दिया हटाओ, राज्यसभा कहे नहीं भाई जांच में तो ठीक मिला ये आदमी, अगर ये नहीं हाँ करेंगे ना तो फिर नहीं हट सकता। दोनों का प्लस होना जरूरी है। मान लो इसकी कमी मिली, 50% कहते हैं बस कि हटा दो, तो फिर नहीं हटेगा। कितना परसेंट चाहिए, 66 कह लो, या 2/3 प्लस 2/3, अगर एक भी कम है ना तो राष्ट्रपति फ्री है, फिर नहीं हटेगा, फिर तो बैठा रहेगा कुर्सी पर। राज्यसभा से 2/3 चाहिए, क्योंकि वो इनका ही तो है। लोकसभा की सिर्फ हामी चाहिए। किसको हटाने से, प्रेसिडेंट कौन होता है, प्रेसिडेंट का कोई काम ही नहीं करता। वाइस प्रेसिडेंट को हटाते टाइम, उपराष्ट्रपति को हटाते टाइम राष्ट्रपति कुछ नहीं है, इसको हटाते टाइम किसकी मर्जी चलेगी, क्यों इनकी क्यों चलेगी भाई, इनका काम करता है, किसकी हामी चाहिएगी, राष्ट्रपति कौन है, ना उसने बनाया था ना वो हटा सकता। इस राष्ट्रपति को बनाने वाली लोकसभा राज्यसभा यही हटाएगी, उपराष्ट्रपति को बनाने वाली लोकसभा राज्यसभा, काम वो राज्यसभा का करेगा, तो उसको दिक्कत होगी। अब तुम्हारा, अगर मान लो अमिताभ बच्चन तुम्हें दुखी नहीं कर रहा तो तुम उसके ऊपर क्यों ब्लेम लगाओगे। अगर अमिताभ बच्चन का तुमसे कॉन्टैक्ट है, वो तुम्हें दुखी कर सकता है, उसको क्या पता हरियाणा के एक फला गांव में एक लड़का या लड़की रहते हैं, उसको मैं दुखी कर लूं, हम उसके ऊपर क्यों ब्लेम लगाएं, क्यों वो हमसे नाता रखे। जहां ये काम करेगा उन्हीं को तो दुखी करेगा, वही कहेंगे हटा दो। राष्ट्रपति ना इसको बनाने वाला कोई है और ना हटाने वाला, उसकी पावर नहीं है इसमें। हाँ जी, नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सुन लो। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा। जब राष्ट्रपति बनाया था तो कौन कौन आया था, सिर्फ इलेक्टेड। कहाँ के थे छोड़ दो, कौन नहीं आया था, नॉमिनेटेड नहीं आए थे, है ना, इनको हटा दिया। अब जब राष्ट्रपति के ऊपर क्या लगेगा, महाभियोग, तो सब लोग आएंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मुझे याद नहीं रहा बताना, इन्होंने पूछ लिया, अच्छा हुआ। जब हटेगा ना तब इसमें लोकसभा के 543 और 245 सारे हिस्सा लेंगे। राज्यों से पहले आए थे, अब नहीं आएंगे हटाते टाइम, लेकिन अब हटाते टाइम कौन लोग भी साइन कर सकते हैं, नॉमिनेटेड। बनाते टाइम साइन नहीं करवाए, हटाते टाइम साइन करवाएंगे। ये बल्कि लिख लो कहीं, ये पॉइंट हो सकता है आगे कहीं दिया हो, नहीं दिया तो तुम लिख लो, इस पॉइंट को लिखो। महाभियोग, हाँ दिया नहीं ना, लिख लो। महाभियोग लगाते समय निर्वाचित प्लस मनोनीत, महाभियोग लगाते समय निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों बराबर माने जाते हैं, दोनों बराबर माने जाते हैं। यानी इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों, 2/3 में दोनों आ गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि तुम नहीं आओगे। इलेक्शन में किसको मना कर दिया था आने से, नॉमिनेटेड को, मनोनीत को। अब सब बराबर हैं।
चलो अगला पॉइंट देखना, कहाँ पहुंचे हम? चौथे पॉइंट पर। यदि राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो जांच करने वाले सदन के, अंडरलाइन कर लो, जांच करने वाले सदन के द्वारा कुल संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को पद से हटना होगा। यानी किस किस का 2/3 चाहिए? जिसने लगाया है ब्लेम उसका भी, और जिसने जांच की है उसका भी। जिसने लगाया चलो उसका तो 2/3 बन जाएगा, अगर जांच वाले का 2/3 नहीं बना तो क्या हटेगा राष्ट्रपति? फिर नहीं हटेगा। अगला पॉइंट देखना, यदि किसी भी तरह राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो, अंडरलाइन कर लो, उपराष्ट्रपति तुरंत ही उसका पदभार ग्रहण कर लेता है। आज तक कितनी बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तुरंत से? 2 राष्ट्रपति। कौन कौन एक्सपायर हुए थे? सबसे पहले जाकिर हुसैन, अचानक से एक दिन मृत मिले थे। कब से कब तक थे ये? 67 से 69। तो तुरंत शाम को कौन बन गया था? वीवी गिरी। तब ये क्या थे? भारत के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनको कहा 6 महीने आप काम कर लीजिए, नया राष्ट्रपति बनाते हैं। लेकिन 2 महीने बाद इन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया तो किसको बुलाया गया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन था उस टाइम? एम हिदायतुल्ला, इकलौता भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसने एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में भी काम किया। अब बहुत ध्यान से सुनो, ये आदमी आगे जाके उपराष्ट्रपति बनेगा। पहले क्या था ये तुम्हारे देश का? फिर ये क्या बनेगा? जब ये उपराष्ट्रपति होंगे ना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उस टाइम पे राष्ट्रपति बनेंगे आपके जो पहले सिख राष्ट्रपति थे। क्या नाम था उनका? ज्ञानी जैल सिंह जी। ज्ञानी जैल सिंह जी भारत के राष्ट्रपति बनेंगे और ज्ञानी जैल सिंह जी की तबीयत खराब हो जाएगी, एक्सपायर नहीं हुए थे, तबीयत खराब हो गई, ये अपना इलाज कराने अमेरिका जाएंगे। और जब आपका राष्ट्रपति अपनी कुर्सी पे नहीं होगा तो किसको बुलाया जाएगा? उपराष्ट्रपति को। तब उपराष्ट्रपति कौन होगा? हिदायतुल्ला। यानी हिदायतुल्ला आज तक 2 बार राष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठे। एक बार जब सीजेआई थे तब बनना पड़ा, और एक बार जब ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और प्रेसिडेंट को इलाज कराने अमेरिका जाना पड़ा तो भी इनको कुछ दिनों के लिए भारत का प्रेसिडेंट बनाया गया। कभी भी भारत के प्रेसिडेंट नहीं बने, एक्टिंग प्रेसिडेंट 2 बार बने। एक बार सीजेआई की कुर्सी पे रहते हुए एक्टिंग प्रेसिडेंट बने और एक बार उपराष्ट्रपति की कुर्सी पे। ये बहुत कम लोग जानते हैं इस बारे में। यानी एम हिदायतुल्ला ने तुम्हारे देश की 3 सबसे बड़ी कुर्सियों पे बैठ के काम कर लिया। एम हिदायतुल्ला किस किस पोस्ट पर काम कर गए? ये सबसे पहले ये क्या बने थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में। बहुत ज्यादा काबिल इंसान होता है वो जो सीजेआई बनता है। आप ये देखो सुप्रीम कोर्ट में एंट्री ही कितनी टफ है, और वहां पे ये मुखिया बन गए तो ये कितने लायक रहे होंगे। इस टाइम पर भी ये एक बार क्या बने थे? एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस सन में बने होंगे? 1969 में, क्योंकि 69 में जब वो मरे थे, कौन? जाकिर हुसैन, तो 2 महीने बाद किसने इस्तीफा दे दिया? वीवी गिरी ने। पहली बार यहाँ, और फिर ये बने भारत के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर दोबारा क्या बने? ये एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब कौन बीमार हो गया था? इस आदमी के नाम में देखो कितनी सारी चीजें हैं। ये भारत का सीजेआई रहा, ये भारत का वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहा, और 2 बार भारत का एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कभी नहीं बने, लेकिन एक्टिंग 2 बार बने, एक मौत के बाद और एक बीमारी के कारण। किसकी मौत के बाद बने थे? जाकिर हुसैन। किसने इस्तीफा दिया था? वीवी गिरी ने। कौन बीमार होकर अमेरिका चला गया था? हाँ, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इतनी जो महीन बातें होती है ना, ये पेपर में आती हैं, और ऐसी बातों को सिर्फ वो पकड़ पाता है जिसने चीजों को ध्यान से पढ़ा हो और समझा हो, नहीं तो वहां अंदाजे लगाते रहते हैं बहुत लोग। ये इकलौता आदमी है जो सीजेआई भी रहा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहा, और 2 बार एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बना। आज तक के इतिहास में ऐसा कोई आदमी नहीं है इसके अलावा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें टिक कर लो। चलो अगला पॉइंट जब आएगा ना आगे मैं तब लिखवा दूंगी, ये लिखा हुआ है वैसे मैंने किताब में भी। आगे जब इसका नाम आएगा ना तब ये पॉइंट बताऊंगी दोबारा। नेक्स्ट टिक करना, कहां पहुंचे हम? उपराष्ट्रपति ना। अगला पॉइंट टिक करो, यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश रिक्त हो पद तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद को संभालेगा। किसने संभाला है आज तक? एम हिदायतुल्ला। यहां नाम लिख लो बस, एम हिदायतुल्ला। नौकरी लगने वाले लोग वो होते हैं, देखो क्लास में सब पढ़ते हैं, हजारों बच्चे सुनते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात पे फोकस कर लेता है ना और उसको अपने दिमाग में बैठा लेता है वो पास हो जाता है। एक ही टीचर के पढ़ाए कितने फेल होते हैं, कितने पास? सब तो नहीं पास होते ना। उस टीचर के पढ़ाए, उस टीचर के ही पढ़ाए सब पास इसलिए नहीं होते क्योंकि जब वो पढ़ा रहा होता है ना तब सबका ध्यान बराबर नहीं होता। आधे लोग तो सुन ही नहीं रहे होते। सुनने वालों में से भी बहुत कम लोग होते हैं जो फोकस करते हैं कि अच्छा ये इस तरह से है। जब मैंने कहा भारत में आज तक एक ही आदमी ऐसा है तो तुम इसकी इंपॉर्टेंस देखो कितनी ज्यादा है। अब ये बात सबने सुनी, लेकिन 4 दिन बाद जब पूछूंगी तो आधों को पता ही नहीं होगा कि इकलौता ऐसा आदमी कौन है। और ऐसी ढेर बातें मैं बताती जाती हूँ, तो ये डिफरेंस होता है। कई लोग कहते हैं ना कि एक ही क्लास में से फेल कैसे होते हैं। अब जो क्लास में इस टाइम सुन ही नहीं रहा वो 1 साल 1.5 साल बाद कहेगा मैं भी वहीं पढ़ा लेकिन मैं पास नहीं हुआ, तो पास थोड़ी होगा। हर बच्चा नहीं पास हो सकता।
जो अटेंटिव है, अलर्ट है, डेडिकेटेड है, और जिसने ये सोच लिया टीचर ने जो कह दिया मुझे वो हर चीज़ आनी चाहिए, जो टीचर के मुंह से निकल गया वो मेरे दिमाग में बैठना चाहिए, वो पास होते हैं। हर इंसान को अपने हिस्से की मेहनत करनी है। मैं जो बोल रही हूँ ना, ये मेरी मेहनत है, इतने साल जो मैंने तैयारी की, जो इतना पढ़ा, जो मैं अभी भी पढ़ती हूँ। तुम्हारी मेहनत क्या है? यहाँ बुत की तरह बैठे रहना कोई मेहनत नहीं कर रहे तुम। यहाँ बैठना मेहनत में नहीं आएगा। मेहनत होगा यहाँ बैठ के हर चीज़ को सुनना, समझना, सीखना, जब बताया जाए किताब में लिख लेना, और घर जाके सारी चीज़ों को 2-3 बार रिवाइज करना, वो तुम्हारे पार्ट की मेहनत है। तो अब ये देखो, जो यहाँ बैठ के भी बोलने में मशगूल हैं, फिर बाद में वो ये दावे करें कि जी हम भी तो पढ़े थे। आदमी की सबसे सच्ची उसकी आत्मा होती है, और हर एक को पता होता है मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये झूठी बात है। एक चीज़ होती है सेल्फ डिफेंस, एक तो मारपीट वाला, एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। ये साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स अगर कोई बैठे हैं उनको पता होगा, ये सब यूज करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। ये क्या बला है? जब आदमी अनसक्सेसफुल होता है ना, ये साइकोलॉजी में आता है, टीचिंग वाली लड़कियों को पता होगा। इसके ऊपर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने काम किया और उन्होंने बताया कि आदमी बहाने क्यों मारता है। बहाने मारने का कारण होता है डिफेंस मैकेनिज्म। अंगूर खट्टे हैं, कब खट्टे हैं? वो जब आपको मिले नहीं, जब मिले नहीं तभी अंगूर खट्टे होते हैं ना। भाई किसी का कोई पेपर भरा था, पास नहीं हुआ, अब घर वाले फोन कर करके कह रहे हैं हाँ भाई क्या रहा रिजल्ट? अंकल जी मुझे तो वैसे भी करना ही नहीं था। ये बहाना जो होता है, ये सेल्फ, ये डिफेंस मैकेनिज्म है। हर आदमी की फितरत है, जब वो फेल होगा ना, सबकी, इसमें मैं भी शामिल थी जब मैं तुम्हारी एज में थी, तो वो हमेशा अपनी बला को, जो ब्लेम उसके ऊपर लग रहा है, फेल हो गए, तो वो क्या करता है, उसको दूसरे के सिर पर डालेगा। वो क्या कहेगा? पेपर लीक था। मैं भी आपको अपनी लाइफ का भी एग्जांपल दूंगी, मैंने भी ऐसा किया था। पेपर लीक था, या सिर्फ रिश्वत वालों का हुआ, या पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, या मेरे साथ किसी का भी नहीं हुआ। ये सब बहाने हैं, सबके सब बहाने हैं। 2005 में एग्जाम हुआ था DSSB का, नहीं 4 में, 5 वाले में तो फिर हमारा रिजल्ट आया था। DSSB का दिल्ली में टीचर्स का एग्जाम, मैंने एग्जाम दिया, मेरा एग्जाम अच्छा गया, लेकिन फर्स्ट लिस्ट, तब 2-3 लिस्ट निकलती थी, फर्स्ट लिस्ट में जिनको डॉक्यूमेंट्स के लिए रिजल्ट नहीं आया, डॉक्यूमेंट्स के लिए बच्चे बुला लिए। तो मैं जिस स्कूल में उस टाइम पे थी, तब हम कॉन्ट्रैक्ट पे लग गए थे पास करते ही, तो वहाँ पे एक लड़की थी गीता, उसका डॉक्यूमेंट्स के लिए नाम आ गया, मेरा नहीं आया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि भाई मेरा नहीं आया, बड़ा मतलब शर्म भी आती है ना। तो मैं 20 साल की मुश्किल से थी। तो शाम को मेरी बड़ी सिस्टर का फ़ोन आया। उस टाइम पे फ़ोन वो वाले हुआ करते थे जो घर में लैंडलाइन नहीं होते थे। हम लोग उस ज़माने के हैं जब लैंडलाइन ही हुआ करते थे। मेरे टाइम में मोबाइल, मुझे याद है जब मैं नौकरी में थी ना, तब मोबाइल आया था, और वो भी वो नोकिया भारी भरकम सा नहीं होता था एक, तब जब मैं, हाँ नहीं, मेरे ख्याल 5500-5100 कुछ उसका नंबर था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, जो भी रहा हो। वो फ़ोन पहली बार हमने हाथ में लिया तो लगा था कोई अचीवमेंट हासिल की है, क्योंकि वो उस टाइम पे ऐसे ही था जैसे आज तुम्हें कोई एप्पल का सबसे बढ़िया वाला जो आज चल रहा हो वो वाला फ़ोन दे दे। अब शाम को मेरी सिस्टर का फ़ोन आया और उसने मुझे कहा कि क्या रहा तेरा रिजल्ट? तो मैंने कहा मैंने ये नहीं कहा मेरा नहीं हुआ, मैंने कहा इस बार ना बहुत पेपर लीक था और पता नहीं किस किस के डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया। तो उसने मुझे कहा ये सब बहाने हैं, रियलिटी ये है कि तूने मेहनत कम की। और मुझे आज भी, मैं ना दिमाग में जब याद करती हूँ, मुझे याद है मैं घर के किस कोने में खड़ी थी और मुझे कैसा फील हुआ था। मैंने ये फील किया कि हाँ ये बहाना मारा। उस टाइम मेरी एज 20 साल से कम थी और मुझे सच में फील हुआ था कि मैंने सच में ये डिफेंस ही तो किया, कि मैंने ये क्या क्या कह दिया, मैंने ये नहीं बताया मेरा नहीं हुआ। मैंने कहा पेपर बहुत बड़े पैमाने पे लीक था और पता नहीं किस किस को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया। ये स्पष्ट बहाना था। फिर उसके बाद ये समझ में आ गई बात कि हाँ इंसान सच में यूज़ करता है। तो जब यहाँ फेल होंगे ना तुम में से, इस बात को अपने मन में समझना। मेरी सिस्टर ने मुझे उस दिन फील कराया कि तू डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रही है, ये बहाना है कि सबका नहीं हुआ। कौन पूछता है सबका नहीं हुआ? सिर्फ दुनिया ये पूछती है तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ, पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, फला चीज, ये कोई नहीं पूछने वाला। फाइनल क्वेश्चन होता है तुम कहाँ हो, तुम्हारा पास हुआ कि नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो तुम फेल हो। स्पष्ट इस बात को एक्सेप्ट करो, और जो जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेगा ना वो उतनी जल्दी आगे बढ़ जाएगा। जो नहीं एक्सेप्ट करेगा वो यहीं रहेगा। तो पहली चीज, दूसरे के दिमाग पे ये सोच के कि इसकी गलती है, इस चीज को भूल जाओ। सारी गलती तुम्हारी अपनी है। अगर मैं अनसक्सेसफुल होती तो मेरी गलती होती। कोई किसी के ऊपर ब्लेम मत दो। सिस्टम कैसा है, सरकार कैसी है, ये तुम्हारे गालियां देने से भी नहीं सुधरना। इसलिए चीज को मानो कि मैं अपने आप को सुधारूं और इस चीज का यूज करना खत्म करो। और अगली बार जब दूसरे पे ब्लेम डालो ना, तो याद करना, जैसे मेरी सिस्टर ने मुझे याद दिलाया कि ये डिफेंस मैकेनिज्म है कि पेपर लीक हुआ और ये हुआ, ये याद कर लेना कि डिफेंस है ये। असलियत ये है कि मेरा नहीं हुआ या तुम्हारा नहीं हुआ। उस चीज को फोकस करके और ज्यादा मेहनत किया करो। चलो आज इतनी ही बातचीत करेंगे।